प्लेन मिरर पढ़ाया था। ठीक है, वही पढ़ते हैं थोड़ा। कहाँ तक पढ़ा दिया था? रे ऑप्टिक्स, ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास आउट हो? तो रे ऑप्टिक्स सुना ही, मतलब पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो बस वो तुम्हें समझ, वो एक्चुअली में ये टॉपिक पुराने वाले टॉपिक, मतलब पहली वाली पूरी बुक कनेक्टेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और उस वजह से क्या है कि प्रॉब्लम वहां क्रिएट होगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा दिया था। वो डेफिनेशन पोल वगैरह बता दिया था। ठीक है। मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन। चलिए एक बार फिर से साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, ताकि एक दो सवाल करेंगे ताकि आपको भी समझ में आएंगे। ठीक है। बेसिकली मिरर के बारे में चीज मैं बताता चलता, फास्ट तरीके से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है। हमने जब मिरर के बारे में बात स्टार्ट की तो मेनली हमने क्या बोला बोला एक होता है प्लेन मिरर, और एक हमारा कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था प्लेन मिरर, आप जिसमें फेस देखते हो वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। भाई जिसमें आप अपने घर पे बैठ के फेस देखते हो वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर के रिगार्डिंग हमने बताया था कि प्लेन मिरर की फोकस कितनी होती है, कोई बताएगा? प्लेन मिरर की फोकस कितनी होती है? इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? इन्फिनिटी। कर्वेचर और फोकस कितनी होती है? ठीक है। अब पहली बात हमने बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा था अगर एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है तो इसकी इमेज भी कितने सेंटीमीटर पे बनेगी? पे। अच्छा, ये जो बीच बगल में मैंने ये कहा है, ये मुझे कोई डिजाइन बनाने का शौक नहीं है, ये पॉलिश है। ये क्या है? पॉलिश्ड है। अगर पॉलिश नहीं होगा तो प्लेन में, तो तुम्हारे लिए प्लेन मिरर या कोई मिरर मिरर नहीं रह जाएगा, तो तुम्हें एक साइड से दूसरे साइड में सीधे सीधे चीजें दिखाई पड़ने लग जाएंगी, वो ट्रांसपेरेंट। फिर वो चीजें कैसी हो जाएंगी? ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। बट अगर बीच में पॉलिश कर, मतलब इसकी इमेज इस पे बन रही होगी, जो कितने सेंटीमीटर पे बनती है? 10। मतलब एक मिरर से, जैसे ये सामने मिरर रखा है, मैं यहां से 10 सेंटीमीटर पे अगर खड़ा हुआ हूं तो मेरी जो इमेज भी बन रही है वो 10 ही सेंटीमीटर पर बन रही है। अब ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? रियल होता है, मतलब इंसान तो भाई रियल। तो ये क्या करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, अगर ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वर्चुअल हो गया, तो उसकी इमेज कैसी बनाएगा? रियल। मतलब रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज? रियल। पहला कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। दूसरा, किसी मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस और मिरर से इमेज के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कि किसी भी मिरर को, किसी अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से जा रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ कितनी स्पीड से आएगी? v स्पीड से। लेकिन अब इसी में गलतियां कहां होती हैं? अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से जा रहा है और मैंने पूछ लिया कि फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। कैसे? सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक। ये 10 की स्पीड से इधर आ रहा है, ये 10 की स्पीड से इधर आ रहा है। तो अगर मैं तीसरा बंदा हूं जो उन दोनों को देख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा यार इमेज भी 10 से जा रही है और ऑब्जेक्ट भी 10 से जा रहा है। लेकिन अगर मैं ही इमेज हूं तो मुझे लगेगा ऑब्जेक्ट मेरी तरफ कितने से आ रहा है? 20 की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि मैं उसे, मुझे तो लगेगा मैं तो रेस्ट में ही हूं ना, तो मेरी तरफ से वो कितने से आ रहा है? 20 से। तो इवेंचुअली क्या होता है, क्योंकि बीच का गैप हर सेकंड में 20 मीटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए मुझे वो लगेगा कि ऑब्जेक्ट मेरी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। इसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पे शिफ्ट किया, और स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर को हमने क्या बोल दिया? कॉनकेव मिरर को हमने बोला कि, कॉनकेव मिरर को एक और नाम दिया था, कोई बताएगा? वेरी गुड, कन्वर्स मिरर। कैसे रखना है? मैंने कहा था कि अगर ऐसा मिरर है, याद एक बात और मैंने आप लोगों को आप लोगों को सिखाई कि मिरर जिस तरफ कर्व होता है उसकी फोकस और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उसी डायरेक्शन में पड़ता है। ये मिरर किधर की तरफ कर्व है? इधर की तरफ, तो इसका फोकस भी इधर को ही पड़ेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर को ही पड़ेगा।
ये याद रखना हमेशा, ये मतलब 100% सही है, ठीक है। अब अगर सोचो तो अगर बॉल इधर मारोगे तो किधर जाएगा, इधर की तरफ, और बॉल इधर करोगे तो किधर जाएगा, इधर की तरफ। अगर बॉल यहाँ हिट करेगी तो ऐसे, यहाँ हिट करे तो ऐसे, तो ये सारे के सारे पॉइंट एक पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग। लेकिन इसी का उल्टा सोचो, अगर एक मिरर ऐसे रख दिया गया, अब अगर बॉल इधर लगी तो इधर चली जाएगी, बॉल इस वाले डायरेक्शन में लगी यहां चली जाएगी, तो बेसिकली क्या है, लाइट रेज एक दूसरे के से क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है बात मेरी, यहां तक समझ में आती है। इसके बाद कॉनकेव और कॉन्वेक्स खत्म। हाँ, इस कुछ बात करी थी, ठीक है। मैंने कहा था पोल क्या होता है, द जियोमेट्रिकल सेंटर, द जियोमेट्रिकल सेंटर, या किसी भी मिरर का वो मिड पॉइंट, ठीक है, किसी भी मिरर का वो मिड पॉइंट जो होता है, जैसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं, किसका, किसी भी मिरर का, कोई भी मिरर हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मैटर नहीं करता, ठीक है। तो किसी भी मिरर का वो मिड पॉइंट, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। और मैंने एक बात बताई थी कि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं वो सब कहां से की जाती हैं, पोल से की जाती हैं। जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो किससे, कहां से की जाती है, पोल से। अब जरा सोचो, अगर ये बॉल होती तो ये बॉल ऐसे होती, ऐसे होती। अब अगर ये बॉल है तो इसका एक ना एक कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा। अच्छा, अगर ये बॉल को मैं यहां से हटा दूं, मान लो ये ऐसे कर दूं कि ये बॉल का ये वाला पॉइंट हटा दूं, तो क्या इसका सेंटर चेंज हो जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब है जो पूरे के पूरे स्फीयर का सेंटर था वो इस कर्वेचर का भी क्या होगा, सेंटर होगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देंगे। नहीं समझ आई बात, आ गई, ठीक है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, और इसका नाम होता है, इस कर्वेचर की रेडियस है इसलिए बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ, प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वाली बात, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस। और फोकस और पोल के बीच की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। और कोई पॉइंट बचा, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने एक रिलेशन बताई आप लोगों को, हमने एक रिलेशन आपको बताई, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, और बोला गया एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाय 2 होता है। एफ इज इक्वल टू कितना होता है, आर बाय 2 होता है, ठीक। अगर ये मतलब यहां से यहां पूरा आर है तो ये भी इतना क्या होगा, एफ हो जाए, सॉरी, हाँ, ये भी इतना क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मतलब ये एफ प्लस एफ मिलके कितना हो जाएंगे, 2f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर। क्लियर है बात मेरी, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है। लेकिन ये केवल और केवल कहाँ एप्लीकेबल है, मिरर में, हर जगह लगा देना। ये केवल और केवल कहाँ एप्लीकेबल है, मिरर में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा साइन कन्वेंशन। ध्यान से सुनना फिर से एक बार, जितने लोग नहीं आए थे वो भी और जो आए थे वो भी। इमेजिन करो अपने दिमाग में कि ये जो मिरर रखा गया है ये तरह से वाई एक्सिस की तरह है। क्या ऐसा है, वाई एक्सिस की तरह। मैथ्स है, बायो, बायो। थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आएगी बातें, ध्यान से सुनना। 10th में मैथ्स थी, नहीं 10th में, ठीक है। कौन सा बोर्ड है, अरे तब तो बढ़िया है। चलो बस कोऑर्डिनेट बात करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम सुना होगा भाई। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, माइनस का एक्स होता है। ये वाई होता है और ये क्या होता है, माइनस का वाई होता है। इतना पता है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम कभी रखेंगे मिरर के सामने तो कहां रखेंगे, या तो मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं रखेंगे, ऐसे ऐसे, या फिर कहीं, है ना, है ना। तो ऑब्जेक्ट को अगर एक्स एक्सिस पे इस साइड में रखा तो क्या होगा, नेगेटिव, एक्स एक्सिस इधर क्या होती है, नेगेटिव।
अगर ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखा तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मिरर इधर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी कौन सी वो चल रही है कि जो मोबाइल फोन में चल रही है, ठीक है, अगर पता है तो मैं अभी 4 सवाल दूंगा, चारों कर देना। ठीक, तो अब मैंने क्या बोला कि हाँ, मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्ट क्या है, आप एक्स एक्सिस पर मूवमेंट लेता है, इमेज भी एक्स ही एक्सिस पर बनती है, इमेज भी क्या बनती है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस को। अब सोचो जरा, मैंने एक ऑब्जेक्ट ये हाइट बनाई, ठीक है, अब भाई इसकी मेजरमेंट के लिए तो मुझे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा ना, तो मतलब ये वाई एक्सिस हमें क्या बताती है, हाइट, वाई एक्सिस क्या बताती है, हाइट, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे वो इमेज की हो। तो अगर मैं इस साइड डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या लूंगा, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जा रहा हूं तो क्या लूंगा, नेगेटिव। अगर मैं इस साइड में जा रहा हूं तो क्या लूंगा, नेगेटिव, और इस साइड में जा रहा हूं तो क्या लूंगा, पॉजिटिव। इतना समझ में आता है, अगर ये बनाना है बना लो, ये सीखना है सीख लो, बट ये तुम किसी भी मिरर से लेकर किसी में भी लगाओगे हमेशा सही आंसर देके जाएगा। अब तुम्हें एक बहुत अच्छी सी बात भी सिखाता हूं जो अभी तक हमने रट्टा मारी है। कौन सा मिरर, नहीं बोल सकते, वेरी गुड, बिना पॉलिश किए कॉनकेव कोई बोल दिया, ठीक है, ये कौन सा मिरर, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर का रेडियस किधर पड़े, वो फोकस किधर को पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इसीलिए कॉनकेव मिरर की फोकस क्या होती है, नेगेटिव। ठीक, अब कॉन्वेक्स रखो तो कॉन्वेक्स कैसे रखोगे, ऐसे, इसकी पॉलिश कर, तब जब कॉन्वेक्स को करोगे तो इसकी फोकस किधर पड़ेगी, इस साइड में, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकस कैसी होती है, पॉजिटिव। आई बात समझ, जो भी नोट करना है कर लो, अगर करना है तो कर लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक, फिर बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 सॉरी प्लस 1/u। अब मैं एक बार v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, सारी बातें डिस्कस करता हूं। पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हमेशा u लिखते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हमेशा किससे लिखते हैं, u से, और पोल से इमेज के बीच की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। ठीक है, पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। तो पोल से ऑब्जेक्ट को अगर u लिखते हैं, पोल से इमेज को v लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है बात मेरी। और पोल से फोकस अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे है तो फोकल लेंथ f लिखते हैं। ठीक है, इमेज इधर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ा सा इसलिए उधर बनाया ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बने, क्लियर है। तो पोल से ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, u, पोल से इमेज को क्या लिखेंगे, v, पोल से f को क्या लिखेंगे, कैपिटल F, फोकल लेंथ। ठीक है, नोट करो, अगर ये कर लो जरा, ये जरूरी है। हो गया, एक क्वेश्चन लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed, an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror, at a distance of 40 centimeter from a concave mirror, of focal length
15 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. If the object is displaced, if the object is displaced through a distance of 20 centimeter, through a distance of 20 centimeter, through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be, the displacement of the image will be, the displacement of the image will be. चलिए देखिएगा, ठीक है. ये है एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया कहीं पे, जो कि यहां से 40 सेंटीमीटर पर था, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट, इसकी जो फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है. अब पहले तो इमेज निकाल लेते हैं. क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. अब देखना जरा, 1/f, f कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव, क्योंकि मिरर से फ्रंट में है, इज इक्वल्स टू 1/v प्लस u कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि इस साइड में बना है, ठीक है. तो माइनस का 40, माइनस, अब इधर जाएगा तो प्लस का, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/40. क्लियर है, 1/15 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है. एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, माइनस का 8 प्लस का 3 इज इक्वल टू 1/v, माइनस का 5/120 इज इक्वल टू 1/v. तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 24. अब जरा ध्यान से सुनना, माइनस का 24 का मतलब क्या आता है, माइनस का 24 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना कि ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी है वो कहां पर बनी है, मिरर इससे तो पीछे बने, कहीं यहां पर मिरर इमेज बनी होगी. और कैसी बनी है, अब मिरर के अगर फ्रंट में इमेज बनती है तो रियल होती है, कैसी होती है, रियल होती है. तो इसका मतलब रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो उल्टी बनी होगी. रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है. वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट होती है. बात समझ आती है, इतना क्लियर है. तो पहली पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, 24. अब क्या किया गया, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर उधर शिफ्ट कर दिया गया. तो जो ऑब्जेक्ट पहले 40 होता था, अब कहां पहुंच जाएगा, 20 पर. क्या फोकस चेंज होगी उसकी वजह से, नहीं. तो 1/- का 15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है. तो 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20, इधर गया तो प्लस हो गया, तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v, कितना हो गया, 60. तो माइनस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 1/v. तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 60. अब चेक करना, जो इमेज यहां बन रही थी, अब वो इमेज कहीं बनेगी, यहां पर, ठीक है. तो उन्होंने पूछा इमेज कितनी दूर शिफ्ट हो गई. तो पहले इमेज 24 पे होती थी, अब इमेज 60 पे हो गई. तो ये कितनी डिस्टेंस होएगा, 36 ना बेटा, ठीक है. तो 36, समझ में आई बात, मिरर से अवे शिफ्ट हो गई, ठीक है, मिरर से दूर की तरफ चली गई ना. नोट कर लीजिए. समझ आया, नहीं साइन कंसिडर करोगे तो आंसर कैसे आएगा, 60 में से 24 माइनस करोगे ना, तो साइन कन्वेंशन. बेटा अब एक बात बताओ, तुम यहाँ बैठे हो, अभी अभी यहाँ से घर जाओगे,
ठीक है, मैं बोलूँ कि यहाँ से कितने किलोमीटर तक गए, तो तुम बोलोगे कि मैं अपने घर से लेफ्ट आया था तो नेगेटिव लूंगा और राइट जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा, लोगे? नहीं बोलोगे ना, सीधे सीधे डिस्टेंस बोलोगे। तो लेंथ एक से इसके लेंथ के बारे में हमेशा सीधी सीधी बातें करोगे। साइन तो तब बात करते हो ना जब तुम v और u के रिगार्डिंग बात करते हो, तुम्हें तो सीधी सीधी लेंथ चाहिए ना। तुम लोगों को तुम्हारे हिसाब से आंसर देना पड़ता है। समझ आया? इसी सवाल को मैं ऑप्शन अगर करता तो मैं थोड़ा तिगड़म लगाता तो ये सवाल बिना पेन के कर सकता था। सुनो कैसे, नोट कर लिया? कर लो कर लो, फिर तुम्हें तब जब तक तुम नोट करो तो मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, लिख लिया है सबने? लिख लिया? चार ऑप्शन थे तुम्हारे पास, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 30 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर और 36 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब वो क्लास 10th में वो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तो इमेज फोकस बनती थी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड तो इमेज सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ बीच में बनती थी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो कर्वेचर बनती थी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती थी। याद होगा ना, कि ये इतना तो याद होगा एटलीस्ट, मानता हूं। तो देखो तुम्हें इस सवाल का आंसर कैसे करना था। फोकस कहाँ? 40। फोकस कहाँ? फोकस इसका कितने पे है? 15। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हो जाता? 30। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हो जाता? अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैं डायग्राम को वापस ये हटा लूं ना अब, ठीक है, तो मैं डायग्राम को वापस तुम्हारे लिए बनाता हूं। ये सब तुम्हें क्यों आना चाहिए, उसका रीजन ये है कि पेपर जितना पेपर में, भाई तुम 12th का पेपर तो देने नहीं जा रहे हो ना कि तुम्हारे पास समय समय आराम से बढ़िया पड़ोसी से बात करते करते दे दोगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब तो तुम जा रहे हो जिसमें टाइम कम है, सवाल ज्यादा है, तो फिर वहां पे टाइमर, वहां पे जो टाइमर चलता है उसकी वजह से और ही पैनिक हो जाता है इंसान। ठीक, तो दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए तो तुम्हें तरीका, मैं तुम्हें बस इसीलिए बता रहा हूँ, वरना ना बताता, कोई काम नहीं है मुझे। ठीक, पहला सवाल इन्होंने बोला फोकस जो है वो 15 है, तो मैंने फोकस को 15 लिख दिया। फोकस जो है वो कितना है? 15। अगर फोकस 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 हो जाएगा। एफ इज टू आर बाई टू लगाया, एफ इज टू आर बाई टू लगाया, तो अब ऑब्जेक्ट जो रखा है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। कितना बियॉन्ड? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को पहले 40 पे रखा गया है ना, तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। मतलब जो इमेज, पहली वाली इमेज बनने वाली है वो बनने वाली है मेरी यहां पर, कहीं यहां पर। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन, मेरे को जानना भी नहीं है एग्जैक्टली क्या बनेगा और कहां बनेगा, ये मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आई पहली बात? अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि यहां बनेगी। तो आते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या किया गया? शिफ्ट। कितना? 20। तो जो ऑब्जेक्ट पहले 40 होता था, अब वो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा? 20। कहां पहुंच जाएगा? 20। 20 का मतलब क्या? इमेज ऑब्जेक्ट अब पहुंचा यहां पर,
ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंचा, यहां पर, तो इमेज कहां पहुंचेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं चारों ऑप्शंस पे। भाई जो ऑप्शन में 30 लिखा है वो तो गलत हो गए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पे है और हमारा आंसर जो होना चाहिए वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, पहली बात। अब दूसरा, इमेज मिरर से दूर जा रही है या पास आ रही है, मेरा इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रही है या पास आ रही है, दूर जा रही है, तो इसका मतलब अवे वाला आंसर होना चाहिए। तो ये टूवर्ड्स वाले खत्म, अवे, बिना पेन, बिना कॉपी, बिना कॉन्सेप्ट, बिना नंबर लगाया ना, सिर्फ इमेज की कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला, 30, सॉरी, हाँ डिस्प्लेस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर पे। क्लियर है बात तुम्हारी, बिल्कुल सही है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, अब देखो तुम्हें इसका भी आंसर करते हैं, रुको, सही बात, तुमने एक बार, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी कि बॉस उन्होंने तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि इमेज बनेगी कितनी सेंटीमीटर पे। इनका सवाल बिल्कुल ठीक है, उसका आंसर सुनो। आपने बोला कि 30 सेंटीमीटर, अवे वाले को आंसर कैसे कट कर दिया, देखो इवेंचुअली ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट किया गया, 20, ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट किया गया, 20 सेंटीमीटर। इमेज के रिगार्डिंग अगर तुम पहले वाले केस में बात करो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, ऑब्जेक्ट यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट को तुम इस साइड लाते जाओगे, इमेज क्या होती जाएगी, इस साइड शिफ्ट होती चली जाएगी, शिफ्ट होती चली जाएगी, शिफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है। केसेस देखना जरा, जब भी इस केस में ऑब्जेक्ट 15 से लेकर और किसके 30 के बीच में कहीं भी बन रहा है, ऑब्जेक्ट 15 से लेकर 30 के बीच में कहीं भी बनेगा, लेकिन मुझे यह पता है 30 से बाहर नहीं जाएगा, 30 से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है बात मेरी। अब जब दूसरा केस आएगा, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा, तो इमेज भी लीनियरली वैसे ही इधर की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आएगा वैसे वैसे लीनियरली इमेज भी शिफ्ट होती चली जाएगी। एक लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसा, वैसे तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि एक लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये बोलना चाहिए कि अगर लीनियर इक्वेशन मतलब ऑब्जेक्ट भी लीनियरली इस साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब ना यहां पे अभी ऑब्जेक्ट के अपने सेंटर ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता तो इमेज भी कितना कहां पे होती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और तब शिफ्टिंग आती केवल 6 सेंटीमीटर की। कितनी शिफ्टिंग आती, केवल 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 पे पहुंच जाता ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में गया, इमेज जाएगी बियॉन्ड द फोकस, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब ध्यान, ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन जो थी, जो अभी इमेज बनी है 24, और आगे चला गया है ऑब्जेक्ट, इमेज भी 40 से और दूर चली जाएगी। तो 40 से ज्यादा जाने का मतलब क्या होता है कि 30 से तो बड़ा आंसर आने वाला है। इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया कि तुम्हें वहां से वो 4 ऑप्शन थे, वो ऑप्शन कैसे मार्क किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी छोड़ दो, अगर तुम्हें थोड़ा सा एक जेन्युइन सा एक कॉन्सेप्ट आता है ना, केवल और केवल मैग्निफिकेशन का, तो भी इसका आंसर तुम कर सकते हो। अब सोचो कैसे आंसर कर सकते हो, मैग्निफिकेशन से। ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो रही है क्या, ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो रही है क्या, इमेज की साइज क्या हो रही है, चेंज होती चली जा रही है। मैग्निफाइड इमेज क्या होती जा रही है, मैग्निफाइड। तो इमेज जितना मिरर से दूर होती जाएगी उतना क्या होती जाएगी, मैग्निफाइड। अब तुम V/U का रेशियो देख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कई सारे तरीके हैं एक सवाल को करने के, कई सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सवाल कर सकते हो, ठीक। ऐसे मैं अभी 1-2 सवाल और भी कराऊंगा तुम लोगों को, और इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक और लिखो, लिखो जरा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तुम्हें समझ में आया कि क्या तुमने बोला था, क्या सवाल है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter.
द इमेज प्रोड्यूस्ड इज, अरे रुको तो ऑप्शन सुन लो, सवाल क्या बोला है? अब ऑप्शन सुन लेना, ऑप्शन लिखना मत। अब पहला सवाल, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? 40 पर। ए फोकस कितना है? 20। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा होगा, सो ऑब्वियस सी बात है। तो इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ, तो इसे सॉल्व तो करने की जरूरत ही नहीं है। इमेज भी कहां बनने वाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज होती है सेम होती है। तो पहले 4 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें दिया है रियल इन्वर्टेड स्मॉलर साइज, ये तो गलत है। दूसरा रियल इन्वर्टेड एंड सेम ऑफ साइज, बिल्कुल सही बात है कि भाई फ्रंट में बनती है तो रियल होती है, उल्टी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है। क्लियर है बात मेरी? चलो बढ़िया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक सो किसी को। मिरर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ बेटा। ये प्लेन मिरर में होता है, और जो उसमें होता है उसमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट जैसे डिस्प्लेसमेंट जब होगी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इवेंचुअली। ये तुम्हारे सिलेबस, ये तुम्हारे उसमें तो कभी नहीं आएगा, ये जेई का सिलेबस है। नहीं, बोर्ड में सिर्फ प्लेन मिरर से पूछा गया है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है मैं बता देता हूँ, वैसे अगर तुमने बात ही कर लिया। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक dv/dt बनेगा, जिससे हम लोग स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, बट इस ट्वेल्थ के सिलेबस में नहीं है। ये जेई मेंस के सिलेबस में है, वो भी पिछले 4 सालों में वहां भी एक भी सवाल आया नहीं इससे। चलिए, रिफ्रैक्शन पढ़ा था हम लोगों ने? नहीं, ये तो नहीं स्टार्ट किया ना, अभी स्टार्ट करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबको पता है क्या होता है, सबको ही पता होगा क्या होता है रिफ्रैक्शन। अगर कोई भी लाइट रे, अभी तक हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा तो हमने बोला एक लाइट रे जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो हम लोग उस फिनोमेना को क्या नाम दे रहे थे? रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पे बातें बदल दो, एक लाइट रे जिस मीडियम से आए, अगर एक मीडियम मान लो ये n1 मीडियम से लाइट रे आ रही है और n2 मीडियम में एंटर करती है, तो अपने पास से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। अपने पास से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से, n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि दूसरे मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर कोई लाइट रे, अगर तुम्हें मीडियम नहीं समझ आता तो मान लो ये एयर लिखा है और ये वाटर लिखा है, तो अगर कोई लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है तो अपने पास से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। और ये डेविएशन होता क्यों है? ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड अगर लाइट की चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने पास से क्या होने वाला है? डेविएट होने वाला है। इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अगर सोचो हल्का सा तो एक बड़ी अच्छी सी बात तुम्हें समझ में आएगी कि अगर मैं यहां भी 1 सेकंड के लिए ऐसा बोल दूं ये n1 मीडियम होता तो लाइट रे कैसे चली जाती? सीधे सीधे चली जाती। लाइट रे में कोई भी डेविएशन नहीं आता। जब लाइट रे एक मीडियम से जितना डेविएट होती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, रो। एंगल ऑफ
डेविएशन। जैसे मैंने उस दिन भी तुम्हें एग्जांपल दिया था, शायद तुम्हारी क्लास में यहीं पढ़ा रहा था तभी दिया था, कि बॉस तुम्हारा मोबाइल फोन जो है वो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे गोल का डेविएशन है। अगर ढंग का यूज करोगे तो गोल पर पहुंचा देगा, अगर बुरे सेंस में यूज करोगे तो गोल से दूर ले जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल फोन इज द डेविएशन एंगल ऑफ योर गोल। ठीक है, और कुछ के लिए तो डेविएशन नहीं है, एडिक्शन है। कुछ के लिए डेविएशन नहीं है, एडिक्शन है, बस उन्हें समझ नहीं आता कि ये एडिक्शन है। ठीक है, हमारा बेसिक फोकस क्या हो गया कि, अगर मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ यार, टेंशन नहीं मैं खुद को भी बोलता हूँ कि डेविएशन नहीं एडिक्शन है, बिकॉज ऑफ कि हम सर्कमटेंसेस में ही ऐसे रह रहे हैं जहाँ पे हमारा बगल में बैठा हुआ बंदा बात नहीं करता, मोबाइल चला रहे, तो हम भी मोबाइल चला रहे। कभी कभी मेरी स्क्रीन टाइमिंग होती है, जितना तुम दिन भर में सोचते हो उससे ज़्यादा मैक्सिमम रही है एक दिन कुछ 13-14 घंटे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। उस दिन 2 मॉक दे दिए थे फ़ोन से बैठे बैठे, 4 घंटे के मॉक। ठीक है, तो बेसिकली डेविएशन ऐसा है कुछ कि हमेशा रहता है, जब भी तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो तो समझ लो डेविएशन आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन वही है जीवन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आती है कि भाई साहब ये जो N1 और N2 हैं, ये इनका क्या रोल है? ये मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे नहीं पता कि मतलब अलग अलग बुकें अलग अलग बातें बताती हैं मीडियम के रिगार्डिंग। मैं एक बात मानता हूं मीडियम के रिगार्डिंग, वही बता रहा हूं, उसी से मतलब तुम्हारे सवाल नहीं गलत होने दूंगा, बाकी मुझे नहीं पता। ठीक है, मीडियम का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ गए तो मैं बोलूंगा डेंसर मीडियम है, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो क्या बोलूंगा? रेयरर मीडियम है। एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए कौन सा मीडियम कंसीडर करते हैं? एयर, रेयरर मीडियम। लेकिन अगर एयर के कंपैरिजन में मैं वाटर की बात करता हूं तो वो कैसे मीडियम है? डेंसर। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये किसी किताब में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सही नहीं है। मतलब सही नहीं है सेंस कहने का, समझने के लिए सही बात है, लिखने के लिए नहीं। ठीक है, अब अभी अगर पढ़ाऊंगा स्नेल्स लॉ तो उसी में बता दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? पर्टिकुलर उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया मतलब मैं डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं, लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया मतलब मैं रेयरर मीडियम की बात कर रहा हूं। अब मैं बस सिंपल सी बात है, मैं वाटर से डायमंड में जाऊं तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। तो ऑब्वियस सी बात है ना, डायमंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू वाटर, तो डायमंड जो है वो ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर। आई बात समझ? तो वाटर मेरे लिए रेयरर मीडियम हो जाएगा और डायमंड मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा। आई बात समझ? अब सारा समझना, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई बात। अगर कोई लाइट रे N1 से N2, जहां पे N1 इज लेस देन N2, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में जा रही है, तो भाई लाइट अगर वो कोई, तुम जैसे मान लो तुम वाटर में भाग रहे थे, तुम एयर में भाग रहे थे, अचानक से पानी आ गया तो तुम्हें पानी में भागना पड़ेगा, तो तुम किस में तेज भागोगे? पानी में नहीं, मुझे लगा यही बोलोगे पानी में। एयर में ऑब्वियस सी बात है, तुम एयर में ज्यादा तेजी से चलोगे, तो ज्यादा तेजी से चलोगे, और अगर तुम्हारी स्पीड कम होती है तो तुम्हारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो कोई अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। किधर चली जाती है? कोई भी लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट यही डिस्कस करें, और अब मेरे लिए N2 ये रहा, N1 ये रहा, तो अब डेंसर से किस में जा रही है? रेयरर में। मतलब ऐसे लिख लो यार अगर नहीं समझ आता, तो डेंसर से किस में जा रही है? रेयरर में। डेंसर से रेयरर में, तो क्या बोल दूंगा कि अब लाइट रे अपने पास से क्या हो जाएगी? अब नॉर्मल से क्या हो जाएगी? अवे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे टू द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल क्या होता है? ये तो सवाल ही नहीं हुआ। नॉर्मल क्या है?
परपेंडिकुलर टू व्हाट? हाँ, वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर की सरफेस होगी ना, उस पे जो परपेंडिकुलर ऑब्स्ट्रक्ट होता है उसे मैं क्या बोलता हूं? नॉर्मल। तो यहां पे नॉर्मल क्या है? ये है, क्योंकि ये सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90। यहां नॉर्मल कौन है? ये है। क्लियर है बात मेरी? समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। पहली बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की ध्यान से देखना अब। अच्छा, ये इंसिडेंट रे होती है। ये कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल बनाती है, क्या हुआ? हाँ हाँ, बंद कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल बनाती है इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब जरा ध्यान से सुनो, इसको N1 मीडियम बोल दिया, इसको N2 मीडियम बोल दिया। तो स्नेल का तो पहला लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ। अब जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखोगे तो काम भी बना लोगे अपना। लाइट बिल्कुल ऐसे ध्यान से, पहले जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना। लाइट रे कौन से मीडियम से जा रही है? N1। तो N1, N1 साइन, यहां पे एंगल कौन सा बना? I इज इक्वल्स टू N2 साइन R। ठीक है, I को इधर ले आओ। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू मिला N2 अपॉन N1। अब इसी को याद करो कि पढ़ा क्या है 12th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ जब तुम लोग पढ़ते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यही तो पढ़ा है। इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। वो समझ में आया कैसे बना था? इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्नेल्स लॉ। किसी क्या नाम देते हैं? अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, एक सवाल सोच समझ के बोलना, कि स्नेल्स लॉ क्या पूरे प्लेन पे एप्लीकेबल है? स्नेल्स लॉ क्या क्या पूरे प्लेन पे एप्लीकेबल है? बेसिकली स्नेल्स लॉ एक पॉइंट लॉ है। ये किसी एक लाइट रे के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो स्ट्राइक करेगी, ये उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? आ गई? समझ आया? ठीक है, तो स्नेल्स लॉ एक लॉ है जो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एप्लीकेबल होता है, पूरे के पूरे उस प्लेन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आती बात? पहली। दूसरी बात उन्होंने बोली, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और ये बात सच भी है भाई। देखो, ये नॉर्मल रहा आपके पास, ये इंसिडेंट रही आपके पास, और ये रही रिफ्रैक्टेड रे, और ये तीनों के तीनों इसी प्लेन में तो लाई कर रहे हैं। क्लियर है बात मेरी? समझ में आती है? ठीक, फिर से बताता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये मैटर करेगी हमारे लिए। बाकी N1 वो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ठीक बात है, बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए मैटर ये करता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ लिखना आना चाहिए तुम्हें। ठीक, लिखने का तरीका भी बताया भाई, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो उसी का एंगल ले लो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया तो इसका एंगल ले लिया। तो N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर। क्लियर है बात मेरी? नोट कर लो।
नोट हो गया? अब एक बात करते हैं, डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, कि लाइट रे में कितना डेविएशन होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर एक लाइट रे को, इस लाइट रे को अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, तो ये एंगल जो है वो पूरा इस एंगल के बराबर होना चाहिए था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये पूरा का पूरा एंगल आई होता और मुझे इतना एंगल चाहिए कि जो कि डेल्टा होता है, तो ये कितना आएगा, आई में से अगर मैं आर को माइनस कर दूं तो मिल जाएगा मुझे डेल्टा एंगल, तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। नहीं समझ आई बात? आ गई? समझ में आया? मतलब भाई ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होना चाहिए था, वर्टिकली अपोजिट से, लेकिन ये इतना डेविएट हो गया तो ये आर है, पूरे में से अगर मैं आर माइनस कर दूं तो ये एंगल मिल जाएगा, यही मुझे ढूंढना था, ठीक है। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब, अब जरा ध्यान से सुनना, आप में से सब लोगों ने कभी ना कभी डॉक्टर के यहां तो गए ही होगे तुम लोग, ठीक है, गए थे, गए हो तो ऐसा ऐसा कोई है कि जो आज तक डॉक्टर के पास ना गया हो? है क्या कोई? ऐसा तो इम्पॉसिबल है, आज के ड्यूरेशन में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम इतने पॉल्यूटेड एयर उसमें रहते हैं। अब देखो, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल सी बात है, ये एयर से या मैं बोल दूं N1 मीडियम से आएगी, ठीक है, जो कि रेयर मीडियम होगा। अब ग्लास के अंदर जाएगी तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है, तो ऑब्वियस सी बात है टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। अब फिर से देखना, अब ये कौन सा मीडियम था, डेंसर, ये फिर से बाहर जाएगी कौन सा मीडियम, रेयरर, तो ये अवे टू द नॉर्मल जाएगी। अब अवे टू द नॉर्मल और ये जो दोनों पिक्चरें बनी, इनके साथ एक बड़ी अच्छी पिक्चर बनने वाली है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इन दोनों के बीच का ये जो गैप होता है इसी को बोलता हूं डी, विच इज नोन एज अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नहीं समझ आई बात? ठीक, और इस रे को नाम देते हैं कौन सी रे, इमर्जेंट रे। इसको बोलते हैं एंगल ई, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, आई, इसको क्या बोलेंगे, R1 R2, ठीक है, बात समझ आई? और अगर ऐसा हुआ तो एंगल आई एंगल ई के क्या होगा, समझ में आई बात? बनाओ, इसके लिए कंडीशन याद रखना, अब जो बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीडियम और ये मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों मीडिया सेम नहीं हुए तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ? और दूसरा, हाँ, सेम होगा, ठीक है, और वो ऐसे भी सेम है, देखो कैसे, ये इसके पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, हाँ, ऑल्टरनेट एंगल्स, नोट करो, आजकल पढ़ रहा हूँ ना ज्योमेट्री, मतलब मैं अपने एग्जाम के लिए भी ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ, तो तगड़ी वाली ज्योमेट्री। तुम लोगों में ज्योमेट्री आती है? हम्म,
वही बोल रहा हूँ, क्वांट्स तो सबको देनी होती है, चाहे वो बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले चाहे। हाँ, CUT में। आप कौन से एग्ज़ाम के लिए? हाँ तो उसमें देनी पड़ेगी। इस हफ्ते की क्लासेस ख़त्म हमारी, इस हफ्ते हमारा काम धाम ख़त्म। हफ्ता भी कितना दिन बचा, 2 ही दिन तो बचा। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, परसों संडे। वीक कितनी जल्दी ख़त्म होता है। मुझे लगता है 24 घंटे नहीं होते दिन भर में हैं। हाँ वही 56 मिनट्स, 4 4 मिनट हर दिन का होता है 56। तो लेकिन लगता नहीं है कि 23 घंटे होते हैं, मुझे लगता है 12 14 घंटे में दिन खत्म हो जा रहा है। चलिए, यहाँ तक समझ में आता है। ठीक, इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एक वो बनाया जाता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, D इज इक्वल्स टू N1 साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। ये फॉर्मूला होता है, ये जो D डिस्प्लेसमेंट आता है इसका एक फॉर्मूला होता है। D इज इक्वल्स टू साइन, इसको T लिख लो, ये थिकनेस हो जाएगी, थिकनेस T, थिकनेस T। D is equals to T sin I माइनस R अपॉन कॉस R, जहाँ पे T क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्लैब। एक दो सवाल कर लें। आप लोगों को जो शीट भेजी है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसको ऐड करके भेज दो यार। इसको ऐड कर लो और फिर भेज दो। ये आपको ऐड कर रहे हैं एक ग्रुप में, फिर बता। कोई एक ऐड कर दो जल्दी। सॉरी, अच्छा इसका नहीं है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये ठीक है, ये प्लीज यहाँ क्या दिया था। ओ भैया हो गया, ऐड कर दिया, शीट मिल गई। शीट देखो तुम, आपके पास फ़ोन में गई होगी। रे ऑप्टिक्स की सीट गई होगी, मिली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड फ्रॉम एयर टू वाटर आर सुन फिगर। एक बार एयर टू ग्लास में बताया गया, एक बार एयर टू वाटर में बताया गया। अब आपको बताना है कि एंड फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा
थीटा इन द केस ऑफ, अब आपको बताना है कि किस जो तीसरा केस लिखा है उसमें एंगल थीटा कितना होगा। तो वैल्यू कहाँ से डालोगे तुम, वैल्यू तो होगी नहीं, और वैल्यू डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे जहाँ से दिख रहा है, वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी। देखो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए था ना। अच्छा देखो 35 डिग्री करेक्ट बात। 1 and 2 हमें नहीं पता इंटरेस्ट की एंगल क्या है, मैं बिना एंगल के कर सकता हूँ। अब इसे ये मत सोचना कि मैं कोई भगवान हूँ, ये सिंपल सा तरीका है बिना एंगल के करने का, बिकॉज ऑफ कि मुझे पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों में सेम है। ठीक, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, पहले ग्लास वाले मीडियम के लिए जरा ध्यान से सुनना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों में सेम है तो 60 से 35 बना, दूसरे वाले में क्या बना 60 से 41 बना, तो 60 से 60 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 30, अगर उधर एंगल 41 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 35, हो गया आंसर। अगर मैथमेटिकली जाना है तो सुन लो, अभी इसके लिए एक रिलेशन अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ाई, फिर बनाओ। पहला क्या बताया है, कहां से कहां जा रहा है, एयर टू ग्लास, तो ये रहा एयर तुम्हारा और ये रहा तुम्हारा ग्लास, ये 60 डिग्री है, ये 35 डिग्री 41 35 ना, तो यहां लगाओ क्या n1 और यहां n2, ध्यान से देखना, इसीलिए बताया था n1 साइन 60 डिग्री इज टू n2 साइन फॉर 35 डिग्री। ठीक है, n2 अपॉन n1 कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके गए ना, तो ये साइन, इसको इधर लेके गए ना बेटा, n2 अपॉन n1 निकाला ना। ठीक है, एक, अब दूसरा वाला मीडियम क्या बोलता है, कहाँ से कहाँ गया, एयर से वाटर में ना, तो एयर फिर से 60 है और वाटर कितना है 41 डिग्री, 41 डिग्री, और n1 से n2 गया। ठीक है, मतलब वाटर लिख लो यहाँ पे W, और एयर, इसको Na लिख दो, और ये ग्लास था तो G लिख देते। ठीक है, अब फिर से ले, तो NW अपॉन Na, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, NW अपॉन Na। ठीक है, n2 अपॉन n1 होता था तो क्या आता था साइन आई अपॉन साइन आर आता था, तो यहाँ पे कितना आएगा साइन 60 अपॉन साइन 41 आएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करके दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या करो रेसिप्रोकल करके, साइन 35 अपॉन साइन 60 इज इक्वल्स टू लिख दो इसको Na अपॉन NW, यही कर दोगे, सॉरी NG। ठीक, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ध्यान से सुनना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या क्या कैंसिल होगा, Na से Na कैंसिल होगा, और क्या बचेगा NW अपॉन NG बचेगा। इधर से क्या कैंसिल होने वाला है, 60 से 60 कैंसिल होगा, तो 35 और 41, 41 उन्होंने दिया है तो हमें क्या मिलेगा एंगल 35। समझ में आई बात, हो गया। नहीं समझ आया क्या,
तो तुषार यहाँ पे रूम है कि मतलब फैमिली रहती है? कहाँ रहते हो? बालागंज। कोई जान पहचान वाला है? हाँ। अच्छा, दीदी भी रहती है। मेडिकल कॉलेज? एमबीबीएस? बीएससी नर्सिंग? अच्छा, एरा में तो बहुत सारे लोग हैं अपनी जान पहचान से, बहुत जान पहचान है। एरा में बहुत लोग हैं। एरा मेडिकल कॉलेज हो गया, जीएमसी जौनपुर हो गया, इन सब में जान पहचान वाले बहुत लोग हैं। केजीएमयू, केजीएमयू में तो स्टूडेंट भी है 3। इसीलिए तो केजीएमयू में कभी मैं जाता नहीं, अच्छा ही लगता है, वो मिल जाते हैं तुरंत। एक बार जाना पड़ा था, एक का था तो मैं गया था, तो 3 साल हो गए केजीएमयू गए हुए मुझे। चलिए देखिए, एक रिलेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों में क्या रिलेशन होती है सीखते हैं जरा। अब जरा समझो, अभी हमने तुम्हें एक रिलेशन बताई तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बता दी है। कैसे इनडायरेक्टली मैंने कैसे बता दी है वो सीखो लो। भाई मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशन। तो n1 अपॉन अगर मैं n2 की बात करूंगा तो ये v2 अपॉन किसके बराबर हो जाएगा? v1 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल v2 अपॉन v1 के। अब मैं इसको n2 और इसको n1 लिखता हूं ताकि स्नेल्स लॉ को डिस्क्राइब भी कर पाऊं मैं। n2 अपॉन n1 इसको टू लिखूंगा v1 अपॉन v2, और ये किसके बराबर होता था? साइन i अपॉन साइन r के, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसके साथ भी रिलेशन कैसी होती है? इनवर्स होती है। किसके साथ? वेवलेंथ के साथ में। तो वो भी क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? मैंने 3 रिलेशन को एक ही जगह पे लिख दिया, समझ में आई बात? मैंने क्या बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होती है वो ये होती है कि मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। नोट कर लीजिए। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं? 2। ये भी पढ़ी लोग, मतलब मुझे लगा था पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम, जैसे एयर, वाटर, ऐसे बात कर रहा हूं। तो जब भी मैं जैसे मैं एयर की बात करता हूं तब तो केवल एयर की, लेकिन अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर के बारे में बात कर रहा हूं। तो मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज नोन एज अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ one medium with respect to other medium is known as a relative refractive index। जैसे मैं लिख दूं n1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1 and 2 तो मैं क्या बोलता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। 1 and 2 का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विच इज इक्वल टू n2 n1। नहीं समझ आई बात? नहीं आई। बेसिकली 2 तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर के बारे में बात करते हो, ठीक है। हमेशा रिस्पेक्ट में कौन रहेगा? एयर, क्योंकि एयर से ही सारे कंपैरिजंस करते हैं, एयर से ही हम लोग सारे कंपैरिजंस करते हैं। समझ में आती है बात? लेकिन जब मैं बात करता हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो मैं बात करूंगा, जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर,
तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। क्लियर है बात मेरी? समझ में आई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? एब्सोल्यूट और, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम, बाद में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात कर रहा होता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? लिखिए जरा एक सवाल। अच्छा, एक एक कॉन्सेप्ट और समझ लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे एक लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में गई और फिर इसी मीडियम में वापस लौटी। ठीक है? तो पहले इधर से इधर गई तो ये एंगल आई था, ये एंगल क्या था? आर था। ठीक है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था, ये n2 था। तो मैंने लिखा n1 साइन आई इज n2 साइन आर। ठीक है? तो अब मैंने लिखा n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा? साइन आई अपॉन आर। इसको लिखा 1 n2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है? पहली इक्वेशन। दूसरी बार में मैंने क्या लिखा? दूसरी बार में अब इधर से जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा n2 साइन आर इज इक्वल्स टू n1 साइन आई। ठीक है? अब इसको इधर और इसको इधर भेज दूंगा तो साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल्स टू अब लिख दूंगा n1 अपॉन n2। इसको क्या लिखूंगा मैं आगे चल के? 2n1 लिखूंगा। क्लियर है बात मेरी? अब मैं इस इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं और दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल्स टू मिलता है साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मिला क्या? 1। क्लियर है बात मेरी? तो रिवर्सिबिलिटी बोलता है कि 1n2 और 2n1 का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? इज इक्वल्स टू 1 होता है। समझ में कैसे आया ये? अरे तुम इतना लिख लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल्स टू 1। पूरा नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। सर कुछ बोल रहे थे क्या? बंद कर। एक सवाल तुम्हें। लिखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air, refractive index of water with respect to air
is 4/3 and refractive index of glass with respect to air is 3/2. 3/2. 3/2. Then find refractive index of glass with respect to water. Wrong. तुक्के मत मारो, सवाल लगाओ, अभी देखो लग जाएगा. क्या चाहिए पहले ये सोचो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहले ये स्टेटमेंट लिखना सीख लो यार तुम लोग. हमें चाहिए क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये पढ़ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. तो हमें क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आंसर क्वेश्चन लास्ट पढ़ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो मतलब हमें चाहिए Ng/Nw. हाँ, बहुत गलत. ठीक है, Ng/Nw. Ng का मतलब कितना दे रखा है हमें? 3/2, यही दे रखा है. और Nw का मतलब कितना? 4/3. रेसिप्रोकल करो जरा. तो 3/2 इंटू 4, इट्स 9/8. अरे मैंने तुम्हें दिया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये इनडायरेक्टली Ng तो लिखा है ना. मैंने तुम्हें दिया था Nw, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ईयर का मतलब क्या? Nw ही तो लिखा है. दीज आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ आई बात? बहुत बढ़िया. तब तो तुम 3-4 साल सवाल लगाओगे. बोर्ड एग्जाम कौन सा पेपर दे रहे हो? CUET ना, बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है कि यहाँ ना मैं पहले पूरा लिखूंगा कि Ng/NA और फिर Na की वैल्यू को 1 पुट करूंगा, फिर लिखूंगा Ng इज इक्वल्स टू, मुझे जो दिया होगा वैल्यू वो लिखूंगा. बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो कि ना, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं. वो वाली बात हो गई. वो दशरथ माझी मूवी देखी है किसी ने? कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. तो वही वाला कॉन्सेप्ट तुम भी लगा रहे हो. जब तक लिखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. लेकिन वो मूवी बहुत बढ़िया है वो. डन. एक और लिखो, इसी सवाल में लिख लो. इफ द स्पीड ऑफ लाइट, इसी सवाल में बढ़ा लो बस. इफ द स्पीड ऑफ लाइट in glass 2.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, then find speed of light in water. नहीं, क्योंकि ये मैंने बनाया है. अरे ऑप्शन इतनी देर में लग जाना चाहिए था. देखो क्या आया था, Ng/Nw तुम्हारे पास आया है ना, कितना? 9/8 इज इक्वल्स टू, तुम्हें क्या लिखना है? VW/VG. यही तो चाहिए तुम्हें, VW/VG चाहिए. ठीक है, 9/8 VW तुम्हें दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वो
2 पॉइंट, अरे गंदा सा दे दिया है 2.5 इंटू 10⁻8 अपॉन एन जी, यही दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं नहीं सही तो दिया है। 2.58 जा कितना होता है, 4 16 20 अपॉन 9 इंटू 10⁻, कितना 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ एन जी। पता नहीं क्या कर रहे थे, आसान सा तो था। ए तुम लोग पहले जाओ 10वीं किताब की किताब उठाओ और वापस एन डब्ल्यू और एन जी पढ़ के आओ। थैंक यू सो मच है, बट ठीक है, काफ़ी हद तक हमने रिफ्रैक्शन को भी कवर कर लिया। ऑप्टिकल फाइबर और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एंड आई थिंक सो अगली 2 क्लासों से 3 क्लासों में रे ऑप्टिक्स को कवर कर देंगे पूरा। थैंक यू सो मच।